नमस्कार। जय हिंद मेरे आर्मी के जवानों। स्वागत है आपका जीके सीरीज के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी टीए के आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जीके, मैथ्स और साइंस के। तो उसी कड़ी में साइंस के जो आपके मॉक टेस्ट में जो आपके टेस्ट में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन बहुत ही शानदार छांट के लिए लाए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आंसर देते रहना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, और अंत में ये भी बताना है कि इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हुए, ठीक है, ताकि आप अपने तैयारी का स्तर जांच सकें। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गुलाम किसका मात्रक है। पहला क्वेश्चन क्या है, गुलाम इज द यूनिट ऑफ, गुलाम है वो मात्रक किसका है। ऑप्शन है आपके पास विद्युत धारा का, आवेश यानी चार्ज का, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि जो कूलाम है वो किसका मात्रक है, आपके आवेश का मात्रक है। आवेश क्या होता है, जब भी दो वस्तुओं को आप रगड़ते हो, ठीक है, रब करते हो, वस्तुओं को रब करते हो, तो वो वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित। वो आवेशित कैसे होती है कि उन वस्तुओं के जो कण हैं वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण एक वस्तु पे धनावेशित और दूसरी वस्तु पे ऋणावेशित आ जाता है। तो वो जो आवेश है, उस आवेश को हम किस में मापते हैं, आपके कूलाम में मापते हैं, ठीक है। बाकी विद्युत धारा का मात्रक आपको पता है, एम्पियर है ही, ठीक है। और विभवांतर का मात्रक आपको पता है, वोल्ट, ये आपके एम्पियर, ठीक है। और रेजिस्टेंस का आपके ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता को मापने वाला उपकरण कौन सा है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, अगर आपको ह्यूमिडिटी मेजर करनी है तो कैसे मेजर करोगे, कौन सा मीटर उसके लिए काम करता है। ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है फेदोमीटर, और अगला है टेकोमीटर। तो आर्द्रता क्या होती है भाई, हवा के अंदर वाष्प की मात्रा कितनी है या जल की मात्रा कितनी है, ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं आपका हाइग्रोमीटर। देखो, हाइड्रो जो होता है, हाइड्रो आपके जल से संबंधित होता है, किससे, जल से, ठीक है। बाकी ये देखो आपके हाइग्रोमीटर है, ये मापता है कि भाई जल में, हवा में, वायु में जल की मात्रा कितनी है। तो हाइग्रोमीटर किसको मापता है, आपके आर्द्रता को। बाकी एक आपके फेदोमीटर है, ये फेदोमीटर आपके समुद्र की गहराई मापता है। क्या मापता है, समुद्र की, ठीक है। तो हाइग्रो, हाइग्रो याद रखना है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, हाइग्रो ह्यूमिडिटी, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड का आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि जो आपका स्लैक्ड लाइम है, स्लैक्ड लाइम, उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन है आपके पास CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और Ca2O। तो आपको पता है कि CaO ये तो क्या होता है, क्विक लाइम। कौन सा लाइम, क्विक लाइम। क्विक लाइम या इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, क्या बोलते हैं, बिना बुझा, ठीक है। और एक आपके है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपके बोलते हैं बुझा हुआ चूना या स्लैक्ड लाइम, ठीक है। तो इसका आंसर आपके बी हो जाएगा। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CaCO3 ये आपके मार्बल का सूत्र है, किसका है, मार्बल यानी कि संगमरमर, ठीक है भाई। तो तीसरे का आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखो, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जो आपकी लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की। ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट हुक, लेवेनहॉक, मेंडल,
और कैमिलो गोल्जी। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपके कोशिका की खोज की थी 1665 में, किसने? रॉबर्ट हुक ने। ये थी आपके मृत कोशिका। ये कोशिका कैसी थी? मृत थी, यानी कि डेड थी, डेड सेल था। तो डेड सेल की खोज तो आपके रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन लेवेनहॉक था, पूरा नाम एवी लेवेनहॉक, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। उसने क्या किया? आपके 1674 के लगभग आसपास जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है भाई। बाकी मेंडल का आपको पता है जेनेटिक्स से रिलेटेड है, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के फादर हैं ये। और कैमिलो गोल्जी, इन्होंने आपके गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय की खोज की, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर आपके लेवेनहॉक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखो, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी बतानी है आपको अर्थ की। ऑप्शन है आपके पास 11.2 मीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर आवर और 11.2 मीटर पर आवर। तो आपको पता है कि जो पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि किस स्पीड से हम, किस वेग से हम किसी वस्तु को भेजें ताकि वो पृथ्वी के धरातल से बाहर चली जाए, वापस ना आए। ठीक है, पृथ्वी का जो वातावरण है उससे बाहर जाती है जिस स्पीड से फेंके और उसमें वापस ना आ पाए, उस स्पीड को क्या कहेंगे? पलायन वेग। तो वो कितनी होती है आपके? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखो ये चीज़ याद रखनी, 11.2 सबको याद है, 11.2 सबको याद है, लेकिन कितने? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितनी जानी चाहिए? 11.2 किलोमीटर। अगर इस स्पीड से आपने भेजा तो वो वस्तु पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाएगी और उससे वापस नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो याद रखना फिफ्थ का आंसर बी हो जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड। सेवंथ क्वेश्चन, मैनोमीटर का उपयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? तो जो मैनोमीटर है उसको हम किसके लिए मेजर करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है गैसों का दाब, सतह पर तेल का दबाव, द्रवों का घनत्व और वायु दाब। वैसे ये क्वेश्चन हमने अपने बेच पे, जो आपके जीके सीरीज का बेच है, चैनल है, उसमें 99 में बेच चल रहा है। ठीक है, आर्मी टीए का, तो उसमें भी हमने ये सारे मीटर एक जगह करवा रखे हैं। तो मैनोमीटर किसके लिए काम आता है भाई? आपके गैसों के दाब के लिए। अगर गैस का दाब मापना है तो आप किसका यूज करोगे? मैनोमीटर। एक आता है आपके वायु दाब और एक आता है द्रवों का घनत्व। तो ये तो आपके अलग है। गैस का अगर दाब मापना है आपको तो आप किसका यूज करोगे? मैनोमीटर का। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। तो सिक्स्थ का आंसर आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर कितना होता है? ये आपको बताना है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर और 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर। बताइए भाई क्या होगा आपके 1 नैनोमीटर? तो आपको पता है कि 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। कितना होता है? मीटर। यहाँ आपके ये मीटर ही लेना है आपको, या सेंटीमीटर लिख दिया है। 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है भाई, ये याद रखना, ये इसमें आपको मीटर में लेना है। एक आता है आपके एंगस्ट्रॉम। क्या आता है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 टू द पावर 10 मीटर। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर। एक याद रखना फर्मी। क्या याद रखना है? फर्मी। और ये फर्मी कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -15 मीटर। ये याद रखना है। बाकी नैनोमीटर आपके 10 टू द पावर -9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सेवंथ का क्वेश्चन डी, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखो, ताज़ा दूध का पीएच 6 होता है। अगर ताज़ा दूध है तो उसका पीएच कितना है? 6 है। जब ये खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच पे क्या प्रभाव पड़ता है? अब आपने दूध लिया है, वो ताज़ा है, एकदम प्योर है, उसका पीएच आपने मापा कितना है? 6 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि दूध का पीएच, तो आप ये याद रख सकते हैं
फिर ये बोला कि अगर वो खट्टा हो जाए, जैसे दूध फट जाता है तो खट्टा हो जाता है, तो उसके पीएच पे क्या होगा, क्या ये 6 से ज़्यादा हो जाएगा, क्या ये 6 से कम हो जाएगा, या ये सेम रहेगा, या 7 हो जाएगा, बताइए। तो आपको पता है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। और जो जितना खट्टा होगा वो उतना ही अम्लीय होगा, ठीक है। तो अगर 6 पीएच है और फिर और खट्टा हो रहा है, उसका मतलब उसकी पीएच क्या हो जाएगी, 6 से कम। आपको पता है कि एक पीएच स्केल होती है, पीएच पैमाना, जो 0 से 14 तक होती है, जिसमें जो 7 होता है वो उदासीन। तो 7 से जो नीचे नीचे होता है वो क्या होता है, अम्ल। और जैसे जैसे आप 7 से 0 की तरफ आओगे अम्लता बढ़ती है, और वैसे ही आप कह सकते हो कि जो खट्टापन है वो भी बढ़ेगा। तो अगर यहाँ दूध की पीएच 6 है और खट्टा हो रहा है, तो इधर आओगे तो क्या होगा, 6 से कम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपके 8th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी 7 किसका होता है, आपके शुद्ध जल का। शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है भाई, 7 होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखो, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। जो आपकी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो इनमें से किस पर आधारित है। तो ऑप्शन है आपके पास, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के आधार पर, एटॉमिक मास यानी परमाणु भार के आधार पर, एटॉमिक वॉल्यूम यानी परमाणु आयतन, और एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने केमिस्ट्री के चल रहा है अपने जीके सीरीज में 99 में बैच। तो यहाँ वहाँ पर अपन ने ये सारी जितने भी आवर्त सारणी के क्वेश्चन है वो सारे कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखो, जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, जो किसने दी थी भाई, पहली बात तो ये याद रखनी है, ये आपके हेनरी मोजले ने दी। किसने दी, हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले को ही आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहते हैं। तो इसने क्या बताया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको उसने जितने भी तत्व है परमाणु क्रमांक के आधार पर सेट किया। जैसे जैसे 1 नंबर आया हाइड्रोजन, ठीक है, 2 नंबर आया आपके हीलियम, 3 नंबर आया लिथियम। तो ये जो हीलियम का 2 है ये क्या है, इसका परमाणु क्रमांक। लिथियम 3 पे आता है तो ये 3 क्या है, परमाणु क्रमांक। तो इसने किस आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को जचाया है, आपके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के आधार पर, ठीक है, हेनरी मोजले। तो 9th का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखो 10th क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है। लोहे का और इनमें से कौन सा नहीं है भाई, आपको बताना है। आपको पता है कि लोहा हो गया, कोयला हो गया, इनके अयस्क होते हैं, ठीक है, और होते हैं। और यानी जिनको अपन मिट्टी में से निकालते हैं, लेकिन वो जो प्योर धातु नहीं निकलती, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी निकलती है, ठीक है, तो वो होते हैं और। तो अब आपको बताना कौन सा नहीं है। तो देखो, पहला ऑप्शन है सिडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और क्यूपराइट। तो देखो, इससे आपको ऑप्शन से लग रहा है कि क्यूपराइट किसका, आपके तांबा का हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी वाले सारे किसके हैं, आपके आयरन के हैं, लोहे के हैं। और ये जो हेमेटाइट है ये सबसे बढ़िया लोहे का अयस्क है, ठीक है भाई। इसमें यानी कि आपको अच्छी क्वालिटी का आपको क्या मिल जाता है, लोहा मिल जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10th का आंसर डी हो जाएगा, क्यूपराइट। 11th क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करती है। आपको पता है कि एक ओजोन परत है जो आपके वायुमंडल में ऊपर है, जो क्या करती है, आने वाली कोई किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो वो कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास, इंफ्रारेड, कॉस्मिक किरणें, अल्ट्रावायलेट, या फिर ये सभी। तो जो ओजोन परत है वो O3 से बनती है, ओजोन यानी O3। तो O3 जुड़ जुड़ कर एक लेयर बना देती है, जो क्या करती है, ये जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, यूवी रेज, कौन सी, यूवी रेज यानी पराबैंगनी, इनको पराबैंगनी भी कहते हैं। पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या होता है कि अगर ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित न करे और सीधी हमारे पास आ जाए, तो हमारे क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर होने की प्रबल संभावना होती है। किससे, यूवी रेज से, पराबैंगनी किरणों से। तो ये जो ओजोन परत है ये अपन के लिए बहुत सुरक्षात्मक है और ये इनको अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो 11th का आंसर आपके लिए सी हो जाएगा। देखो, आपके एग्जाम में हमेशा
जो प्रदूषण है यानी कि अपने प्रदूषण कैसे फैल रहा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, या आपके कोई बीमारी है, डिजीज है, उससे रिलेटेड आएगा। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन दैनिक जीवन में आपके सामने आते हैं उनको आपको ध्यान देना है, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता बीमारी का कारण क्या था? जो मिनी माता बीमारी सबसे पहले फैली थी उसका कारण क्या था, वो किसके कारण? तो ऑप्शन है आपके पास पारा यानी मरकरी के कारण, फ्लोराइड, सीसा और डीडीटी। तो देखो मिनी माता बीमारी है वो आपके 1965 में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी, क्योंकि आपके जो जापान शहर है, जापान के अंदर इस बीमारी के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय ये बीमारी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई और लोगों को पता चली कि भाई ये भी एक प्रकार की बीमारी है जो किस कारण से फैलती है, आपके मरकरी के कारण। अगर आपके शरीर में क्या आ जाए, मरकरी आ जाए, तो उसके कारण ये मिनी माता बीमारी हो जाती है, ठीक है। बाकी आपके फ्लोराइड है वो आपके फ्लोरीन की कमी से हो जाती है, ठीक है भाई। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, मरकरी हो जाए, मिनी माता पारा, ठीक है, मिनी माता मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो 13वां क्वेश्चन आपके पास, पोलियो किसके कारण होता है? जो पोलियो बीमारी है वो किसके कारण फैलती है? आपको पता, अभी मैंने बताया कि रोगों के क्वेश्चन पक्के आने हैं, ठीक है। अब रोग के कारण क्या है, किसके कारण फैलते हैं, क्या वो फैलते हैं या नहीं फैलते हैं, ठीक है, और इनका इलाज क्या है, तो ये आपको बीमारियों से रिलेटेड पूछते हैं। तो पोलियो को आपको कारण बताना, ऑप्शन है आपके पास प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु और कवक। तो सबको पता है कि पोलियो वायरस, ठीक है, पूरा नाम क्या होता है, पोलियो वायरस। तो यानी ये किससे फैलता है, विषाणु से। आपको पता है कि 5 साल के बच्चे को 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाती है। तो आजकल वैसे हमारा भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। तो ये जो पोलियो है ये क्या है भैया, आपके विषाणु जनित बीमारी है। तो आपको क्या करना है कि विषाणु जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनको एक जगह करनी है और याद करना है। जीवाणु से और कवक से और प्रोटोजोआ से जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये 4 है ना, इन 4 से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है, बार बार सेम क्वेश्चन आते हैं। तो 13th का आंसर आपके बी हो जाएगा, पोलियो वायरस। अगला देखो, वृक्ष की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? अगर कोई वृक्ष है, मतलब बहुत बड़ा वृक्ष है, पुराना वृक्ष है, और उसकी आपको एज फाइंड करनी है कि भाई ये कितना पुराना है, तो आप किसके आधार पर करते हो? तो जो ऑप्शन है आपके पास, क्या इसका कोई तरीका नहीं है, या फिर उसकी ऊंचाई माप लो, या फिर वार्षिक वलों की गणना करके, या फिर शाखाओं की संख्या से। तो देखो आपको पता है कि ये जो आपका पेड़ है, मान लो ये पेड़ का अपन ने काट दिया है, और इस पेड़ में आप देखोगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक छोटे छोटे क्या होती है भैया, आपके रिंग्स होती है। क्या होती है, बहुत ही छोटी 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 क्या होती है, रिंग्स। तो इन रिंग्स को अगर आप गिन लेते हो तो आपको क्या पता चलता है कि वो पेड़ कितना पुराना है या उसकी एज क्या है। तो किसके आधार पर पता करते हैं, वार्षिक वलों की गणना के आधार पर। और बाकी हमने ये पे आपको बताया था कि अगर आपको जीवाश्म का अध्ययन करना है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करनी है, तो किसका यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति। कौन सी पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति, ठीक है। आयु ज्ञात करनी है तो आपको वले गिननी है, रिंग्स गिननी है, ठीक है। और अगर आपको जीवाश्म ज्ञात करनी है, जीवाश्म की आयु, तो कार्बन डेटिंग पद्धति काम आती है, ठीक है। तो 14th का आंसर आपके पास सी हो जाएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए भाई वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त यानी ब्लड, ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? तो ऑप्शन है आपके पास पेशीय उत्तक, उपकला यानी एपिथेलियल उत्तक, तंत्रिका यानी नर्व टिश्यू, और संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, जंतु उत्तक होते हैं। जंतु उत्तक कितने प्रकार के, 4। ये जो 4 यहाँ पर लिख रखे हैं। तो जो आपका रक्त है ना, वो किस प्रकार का उत्तक है, एक संयोजी उत्तक है। अब देखो रक्त में क्या होता है या संयोजी उत्तक में क्या होता है, एक आपके मैट्रिक्स होती है। क्या होती है,
मैट्रिक्स और एक होती है सेल्स यानी कि कोशिकाएं। मैट्रिक्स को बोलते हैं अदात्री और कोशिकाएं बोलते हैं सेल्स को या कणिकाएं। ठीक है। अब जो रक्त है, रक्त में कौन सा होता है भाई आपके? मैट्रिक्स। रक्त में मैट्रिक्स का नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। और कोशिकाएं कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये कोशिकाएं। तो ये जो प्लाज्मा होती है वो क्या होती है? मैट्रिक्स। तो जिसमें ऐसा ऊतक जिसमें मैट्रिक्स और कोशिकाएं हो वो कौन सा होता है? संयोजी ऊतक। और ब्लड क्या है भाई? एक संयोजी ऊतक। कैसा संयोजी ऊतक? तरल यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। और आपको बता दूं कि ऊतकों का अगर अध्ययन करना है तो उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? हिस्टोलॉजी यानी ऊतकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है। तो 15th का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं, बोलना नहीं है। अगला देखो। हाँ, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। बाकी प्ले स्टोर पे अपने ऐप है जीके सीरीज के नाम से। सीरीज में देखो, ये स्पेलिंग भी आपको देख के सर्च कर लेना है। और उस पे अपने आर्मी टीए का बैच चल रहा है ओनली 99 में। आपके साइंस हो गई, चाहे जीके हो चाहे मैथ्स हो, बेसिक से यहाँ पर आपको पूरा बैच शानदार चल रहा है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। कल ही लगभग 250 बच्चों ने ज्वाइन किया, आप भी कर सकते हैं। ये मौका ना गंवाएं। और आगे देखो, अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के क्यूआर दे रखे हैं, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। बाकी आप अपना रिव्यू ज़रूर दें और कितने क्वेश्चन आपने राइट किए ये भी बताइए। ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।